हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपना अपना कॉपी कलम निकाल के वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और पूछा कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन क्या है? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग व स्थिरता कायम करना था। क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग और स्थिरता कायम करना था, जिस पर विश्व शांति की नियुक्ति की थी। क्या की थी? जिस पर विश्व शांति की नियुक्ति की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। यह सब आपको क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। क्या कीजिए? उल्लेख कीजिए। तो राइट आंसर धर्मनिरपेक्षवाद आवाज अंग्रेजी भाषा के शब्द सेक्युलरिज्म का हिंदी रूपांतर है। किस भाषा का है? तो अंग्रेजी भाषा के सेक्युलरिज्म का हिंदी रूपांतर है। सेक्युलर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सर्कुलम शब्द से हुई है। किस बात मैंने जो सेक्युलर शब्द है, ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और किससे? तो सर्कुलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है संसार या युग। पूछेगा सर्कुलम का अर्थ क्या होता है, तो संसार या युग। भारत के मामले में सेक्युलर शब्द का अनुवाद धर्मनिरपेक्षता होता रहा है। जिससे विदेशों में क्या था, तो सेकुलर की उत्पत्ति किसी संसार युग है, लेकिन जो भारत के जो माध्यम है, भारत के मामले में जो सेक्युलर जो शब्द है, ये आपके शब्द अनुवाद धर्मनिरपेक्षता से हो रहा है। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका कि जो यहाँ इसका उपयोग अत्यंत विशालप्रद एवं विस्तृत अर्थ में होता है। भारत में धर्मनिरपेक्षवाद भारत के धार्मिक और धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। चूँकि भारत एक बहुसंस्कृति बहुभाषी एवं बहुधर्मी राज्य है। क्या है? बहुसंस्कृति है, बहुत सारे यहाँ संस्कृति के लोग रहते हैं, बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुधर्मी राज्य है। अतः इन धर्मों और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने को ही सिद्धांत को ही धर्मनिरपेक्षवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मेरे इतना सब बहुसंस्कृति बहुभाषी और बहुधर्मी राज्य है, इन सभी धर्मों संस्कृतियों को बीच सामंजस्य स्थापित करने को ही क्या कहते हैं, तो धर्मनिरपेक्षवाद कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4 केंद्र शासित राज्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? केंद्र शासित राज्य क्या है। तो देखिए केंद्र शासित राज्य क्या है, तो जब किसी देश में शासन संचालन के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तो यह केंद्र शासित राज्य कहलाता है। देखिए अभी भी यही सवाल आपका है, पूछेगा केंद्र शासित राज्य किसे कहते हैं, चाहे क्या है। तो जब किसी देश में शासन चलाने के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तो वह केंद्र शासित राज्य कहलाता है। और आगे देखिए आगे क्या है, केंद्र शासित राज्य में सर्वोच्च स्तर पर केंद्र की सरकार होती है। पूछेगा केंद्र शासित राज्य में सर्वोच्च स्तर पर किसकी सरकार होती है, तो केंद्र सरकार की होती है। प्रांत संघ की इकाइयाँ होती है जिनके शासन के संचालन के लिए केंद्र से नीचे इकाई राज्यों की सरकारें होती है। इकाई राज्य की सरकार होती है। लिखित संविधान के द्वारा दोनों वस्त्र की सरकारों के बीच शक्तियां का विभाजन कर दिया जाता है। दोनों का कार्य क्षेत्र परिभाषित कर दिए जाते
हैं। मतलब जो प्रांत जो सरकार होता है, जो राज्यों में इकाइयाँ होती है, उनके शासन का संचालन केंद्र से नीचे इकाइयों में लिखित संविधान के द्वारा होता है। मैंने शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। आप लोग पढ़े होंगे संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में सिर्फ किसका अधिकार रहता है? तो संघ सूची में आपका सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार रहता है। और राज सूची में किसका रहता है? तो राज सूची में केवल राज्य का रहता है। और जिसमें समवर्ती है, इसमें दोनों का अधिकार रहता है। तो इसी में बंटवारा, इसी को बोला गया कि मैंने तीनों को बांट दिया गया है। चलिए क्वेश्चन में अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। मैंने भारत में संघीय व्यवस्था उसका वर्णन आपको करना बताया जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए किस कैसे वर्णन करते हैं। जैसे लिखिए, भारत की संघीय व्यवस्था का निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला विशेषता आपका हो जाएगा कि यह शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। का मन इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ है जो शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की मैंने स्थापना की गई है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता आपका है क्या है? तो संघ सरकार को अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान में शासन के सभी विषयों को 3 सूची में विभक्त कर दिया गया, जो भी हम आपको बताएं। पहला संघ सूची, जिसमें कितना विषय है? 98 विषय हैं जो संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं। पूछेगा संघ सूची किसके अंदर आते हैं? तो संघ सरकार के मैंने आते हैं। इसमें 58 विषय है। पूछेगा कितने विषय है? 98 विषय है। देखिए फिर अगला है राज सूची। तो राज सूची में इसमें कितने विषय हैं? तो 62 विषय है जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें कितने पूछेगा? संघ सूची में 98 विषय है, मैंने राज सूची में 62 विषय है। और देखिए अगला आपका है राष्ट्र में 62 विषय अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं जिन पर सरकार की प्राथमिकता और प्रधानता स्वीकार की गई है। अवशिष्ट अधिकार की संघ सरकार को ही दिया गया है। अवशिष्ट अधिकार का मतलब होता है कि जो आने वाले जो नियम कानून है जो बनेगा उस पर किसका अधिकार होगा? तो वह अधिकार होगा केंद्र सरकार का, माने संघ सरकार का अधिकार होगा। देखते ये आपका विशेषता था। तीसरा विशेषता आपका है कि संकट काल अथवा विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार की सारी शक्तियां संघ सरकार ले सकती है। मान ली किसी संकट आ जाए जैसे आपातकाल आ जाए, तो उस समय जो आपको सारी शक्तियाँ होगा वह केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन फिर से हम आपको दोहरा देते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता का वर्णन करें। पहला विशेषता आपका था कि भारतीय संघीय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता है। यह शक्तिशाली केंद्र शासित सरकार की स्थापना करता है। दूसरा है कि संघ सरकार को अधिक अधिकार दिया गया है। संविधान के शासन के सभी विषयों को 3 सूची में विभक्त कर दिया गया है। 3 सूची में पहला संघ सूची, दूसरा आपका हो जाएगा राज सूची, और आपको विषय बताए दिए। तीसरा आपका समवर्ती सूची। प्राथमिकता और प्रधानता का स्वीकार की गई है। अवशिष्ट अधिकार को भी संघ सरकार को ही दिया गया है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अवशिष्ट अधिकार किसे दे दिया गया है? तो संघ सरकार को दे दिया गया है। फिर आला तीसरा बताएं क्या बताएं कि संकट तथा विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार की सारी शक्तियाँ संघ सरकार ले लेती है, मैंने ले सकती है, मैंने ले लेती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयले क्षेत्रों का नाम लिखिए। एकदम इम्पोर्टेंट बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयले क्षेत्रों का नाम लिखिए। पहला है कि गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्र का विस्तार 4 नदी घाटी में पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला आपका क्या है? तो पहला है दामोदर घाटी, दूसरा सोन घाटी, तीसरा महानदी घाटी एवं चौथा है वर्धा गोदावरी घाटी। मैंने 4 नदी घाटी ऐसे हैं जहाँ गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र मैंने बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और आपका लास्ट है वर्धा गोदावरी घाटी। अगर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि व्यापारिक कृषि एवं निर्वाह कृषि में क्या अंतर है। तो देखिए अभी क्वेश्चन बहुत सब मैंने आपको चुन कर छाट कर लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, नहीं होता तो कॉपी पर लिख लीजिए। क्वेश्चन में है कि व्यापारिक कृषि एवं निर्वाह कृषि में क्या अंतर है। तो व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में निम्नलिखित अंतर है। देखिए पहला क्या है, सबसे पहले देखेंगे व्यापारिक कृषि। तो व्यापारिक कृषि क्या है? तो व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाने वाले कृषि को व्यापारिक कृषि कही जाती है। जो मतलब व्यापार के उद्देश्य से जो कृषि किया जाता है उसी को बोलते हैं व्यापारिक कृषि। इस कृषि में अत्याधुनिक कृषि तकनीक, रासायनिक खाद, परिष्कृत बीज, सिंचाई
कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। जो इस कृषि में है, इस कृषि को मन अत्यधिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें अत्याधुनिक कृषि तकनीक अपनाया जाता है। जैसे रासायनिक खाद डाला जाता है, परिकृषि विधि किया जाता है, सिंचाई, कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। और आपका निर्वाह कृषि में आपका है, निर्वाह कृषि में क्या है, तो निर्वाह कृषि में आपका है कि परंपरागत तरीके जैसे हल, बैल, कुदाल आदि से सहायता से की जाने वाली कृषि होती है, जिसमें फसल उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए, जिसमें फसल उत्पादन जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है, निर्वाह कृषि कहलाते हैं। इसमें क्या है, उसमें क्या था, मैंने इसमें क्या था, तो निर्वाह कृषि आपको बताएं हम। व्यापारिक कृषि में क्या था कि इसमें व्यापारिक दृष्टि से किया जाता था। इसमें क्या है कि इसमें जीवन यापन करने के लिए कृषि की जाती है, जैसे हल से, बैल से, कुदाल से, यह सब से कृषि की जाती है और निर्वाह कृषि कहलाता है। और इसमें कि इस कृषि पर जनसंख्या का बोझ अत्यधिक होता है। वो चेक पूछ सकता है किस कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का बोझ अधिक होता है, तो निर्वाह कृषि पर। एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग लगभग शून्य होता है। मैंने आज जो कृषि है, जो आधुनिक तकनीक है, जिसमें जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, मैंने सिंचाई के लिए मैंने पंप, फिल्टर, ये सब हो गया, इस सब से मोटर से उपयोग किया जाता है, तो इसमें उतना उपयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन में आप आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन में अगला है कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारणों को लिखिए। तो समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का प्रमुख कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है क्या है कि अगर आप लोग सब्जेक्टिव लिखिएगा एकदम सही से, ऐसी ढंग से लिखिएगा। सबसे क्या लिखिएगा, समान संचार व्यवस्था को बीच बाधित होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला कारण है केबल टूट जाना, दूसरा कारण है बिजली की आपूर्ति का बाधित होना, तीसरा कारण है संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना, और आपका जो चौथा कारण है क्या हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना इत्यादि। मैंने आपका जो है क्या है, तो आपको समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का यही 4 प्रमुख कारण है। सबसे पहला केबल टूट जाना है, दूसरा आपका है बिजली आपूर्ति का बाधित होना है, तीसरा कारण आपका है संचार भवनों में क्षतिग्रस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना है, और चौथा आपका है ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। यह सब 4 है जो क्या है, मैंने समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको देखते हैं क्या, 9 क्वेश्चन है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। इसमें कहा जा रहा है कि जब क्रांति के पहले में रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो देखिए बताते हैं आपको, तो रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कहने का मतलब जो रूस में जो स्थित लोग रहते थे उसमें अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर थे। सब क्या थे, तो जिनकी अत्यंत दयनीय, जिसकी स्थिति कैसी थी, तो बहुत दयनीय थी, मैंने गरीबी थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास प्रथा समाप्त कर दी गई, परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। क्या हुआ था, तो 1861 ईस्वी में जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा क्या कृषि दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, तब भी किसानों की स्थिति में सुधार नहीं आया। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 में। किसने किए थे, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किए थे। तो आप देखिए अगर सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। तो चलिए कि अगर आगे देखते हैं क्या कुछ भी सुधार नहीं हुआ। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर परंपरागत ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी, क्या थी, उसके पास पूंजी की कमी थी तथा करों के बोझ से बेदर थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने क्या था, मैंने पूंजी की कमी थी, मैंने किसानों के पास मैंने क्या था, बोझ इतने कर मैंने टैक्स बढ़ा गया था कि कुछ कह लायक नहीं है, और बेघर हो गए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा और कोई कारण नहीं था। तो यही था क्रांति के पहले मैंने रूसी किसानों की स्थिति, इसलिए क्या कहते हैं, रूसी किसान क्रांति किए थे। और आपका 10वां और लास्ट क्वेश्चन है कि 10 माह है कि नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण क्रमशः है, पहला सौर ऊर्जा है आपका, दूसरा है पवन ऊर्जा,
तीसरा जल विद्युत ऊर्जा और चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। यह सब जो इम्पोर्टेंट हम आपको सवाल कराएं, यह सब आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हम टेलीग्राम पे इतना ही तक करवाने देते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इस वीडियो का पार्ट 2।